दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। इतिहास का ये वीडियो नंबर 2 रहेगा। इसके पहले एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है कक्षा 6 की किताब का। ऐसे ही आपको कक्षा 7 कक्षा 8 की वीडियो में आपको सारे चैप्टर करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 ये वाला नहीं देखा है तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कक्षा 6 की इतिहास का ये वीडियो नंबर 2 है और इसके पहले हमने पॉलिटी आपको कक्षा 6 7 8 तीनों ही कंप्लीट करा दी है। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। और अगर आपको 6 7 8 की एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से निकल करके आ रहे हैं। पहले राजा संभवतः यानी जन लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। अब कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने तो उसे वहां अश्वमेध यानी अगर कोई घोड़ा उसको रोक लेता है तो फिर यज्ञ मतलब जो जिसने भी यज्ञ किया अश्वमेध उसको क्या है, लड़ाई करनी होती थी। इस आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पे बैठा जाता था। वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। अश्वमेध का मतलब समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसमें शूद्रों को आने की अनुमति नहीं थी, ऐसा एनसीईआरटी में कहा गया है। और उत्तर वैदिक ग्रंथ की बात करें तो ये ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इनको हम वैदिक ग्रंथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। पहला वर्ण है इसमें ब्राह्मणों का। इनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन यज्ञ कराना होता था, जिनके फलस्वरूप इन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना और सुरक्षा करना, आप जानते होंगे। तीसरे स्थान पे वैश्य यानी जिसमें से हम हैं, इसमें कृषक और पशुपालक और व्यापारी आते थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। वर्गों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्गों की सेवा करना है, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि शूद्र के समान महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, मतलब महिलाएं इसमें हिस्सा नहीं ले सकती थी। दूसर पात्र ज्यादातर थालियों और कटोरियों में ही मिली है। ये पात्र बहुत पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जिसमें दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनपद मतलब जन बसने की जगह। जनपद मतलब क्या? जन बसने की जगह। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्र में चित्रकारी की गई थी। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए तो इनको क्या कहा गया? महाजनपद। महाजनपद किसको कहा गया? जो ज्यादा फेमस हो गए, थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो हो गए, ठीक है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस समय राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब वे नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण कर थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 भाग या छठा हिस्सा कह सकते हैं निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो जिसे भाग कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं तो यानी 1/6 हिस्सा देना पड़ता था। बुनकर, लाहौर, सुनार माह में एक दिन राजा के लिए काम करते थे। और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। इस समय हल के
मतलब जो हल बनता था उसमें लोहे का प्रयोग होने लगे था, मतलब लोहे का जो हल बनाया जाता था उसमें अब लोहा का प्रयोग होने लगा था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में कैसे भी घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकता है, तो सब इंपॉर्टेंट बिल्कुल पॉइंट्स को आप नोट करते चलें। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। अगला पॉइंट देखिएगा, ठीक है। तो इस समय हल के फाल, जो हल का जो नीचे वाला वो हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, फाल जिसको कहते हैं, उसमें लोहे का प्रयोग होने लगा था। इस समय धान के पौधे का रोपण अर्थात धान की पौध तैयारी कर उनका रोपण शुरू किया गया। 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर के बहती थीं। यातायात, जल वितरण, जमीन उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। क्या से भरा था? जंगलों से भरा था। इन जंगलों से हाथियों को पकड़कर और इन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता, मतलब हाथियों को पकड़ करके उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वे सेना के लिए कुछ कार्य कर सके। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन? बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। महापद्मन और एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, जो अभी क्या है पटना है, उसको पाटलिपुत्र को क्या किया गया? राजधानी बनाया गया। बिहार की राजधानी क्या है? पटना आप कहते हैं ना, तो वही है। पहले इसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र। तो 2300 साल से पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। कौन करना चाहता था? मेसिडोनिया का राजा सिकंदर क्या है? विश्व को पूरे जीतना चाहता था। इतनी बड़ी चाल थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं क्या कहा जा रहा है। जब वह मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने क्या किया? इनकार कर दिया। सिपाहियों ने मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया, आप ऐसे कह सकते हैं। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। वज्जी क्या है? वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार थी। यहां एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहा गया? जिसे संघ कहा गया या गढ़ कहा गया, ठीक है। जिसमें कई शासक होते थे। वे बैठकें यानी सभा किया करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है स्त्रियां, दास तथा कामगारों को सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, मतलब वे हिस्सा नहीं ले सकते थे। वज्जी संधि का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। कहां से लिया गया है? तो दीर्घ निकाय से लिया गया है। एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें कब लिखा गया? तो इन्हें लगभग 2300 साल पहले लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्र तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। ये बात इसमें कही गई। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, तो जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रजातंत्र कहते हैं। किसने स्थापना की थी, यह ध्यान रखिएगा, एथेंस के लोगों ने कब की, लगभग 2500 साल पहले। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए एक साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। नए शासक का उदय 3000 साल पहले हुआ। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले हुआ। सिकंदरी का आक्रमण 2300 साल पहले हुआ। गढ़ या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले हुआ। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये ओवरऑल समरी है कक्षा 6 की चैप्टर की। अध्याय 7 है नए प्रश्न नए विचार। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध का पुराना नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध एक ही बात है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। ये क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध जो है किस गढ़ से संबंधित थे, शाक्य। कौन थे, क्षत्रिय थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया, जो कहाँ है, बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक इन्होंने तपस्या की और यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति। प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में। इस पेड़ के नीचे पीपल, अब ऑप्शन में दे देगा बरगद का पेड़, आम का पेड़, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। मृत्यु उनकी कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। कहाँ इनकी मृत्यु हुई, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए। बुद्ध ने कहा, कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते। ये किसके द्वारा कहा गया, ये गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उपनिषद की अगर हम बात करें, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना। देखते हैं बुद्ध ने कहा, ये तो ही चुका है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी, प्रश्न पूछा गया है। प्राकृत भाषा, ऑप्शन में संस्कृत हिंदी देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। बुद्ध ने, कहा जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कहा जा रहा है कि बुद्ध ने किसी कहानी में शिक्षा दी कि मृत्यु के सत्य हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। मतलब इनका कहने का मतलब था मृत्यु सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता, मृत्यु तो सबको आनी ही आनी है, बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, उपनिषद क्या कहा जा रहा है। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है, बताइए। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। प्रश्न पूछा गया है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गुरु के समीप बैठना। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। फिर कहा जा रहा है बुद्धिमान भिखारी का वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए पॉइंट के लिए अगला पॉइंट देखिएगा, यहां पे क्या कहा जा रहा है, समझिएगा इस पॉइंट को। बुद्धिमान भिखारी का वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद, ये नाम है, ये किस पर आधारित है, ये किस पर आधारित है, तो प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है, जिसमें भिखारी ने कुशलता पूर्वक भोजन की प्राप्ति किससे की है, ब्राह्मण से की है, ठीक है। प्रसिद्ध गार्गी स्त्री राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में प्रायः कम ही भाग लिया करते थे। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। प्रश्न पूछ सकता है कि पाणिनि ने कौन सी रचना की है, ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण की रचना की। ये रचना या सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत की भाषा के प्रयोग के नियम सूत्रों को लगभग 3000 सूत्र के रूप में लिखा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी
परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। तो यहां पे आपने क्या जाना, व्याकरण की रचना की किसने, पाणिनि ने। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार प्रचार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल आपसे पूछा जाता है तो लिच्छवी कुल था इनका। कौन सा कुल था, लिच्छवी कुल था। और ये भी कौन थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। कितनी वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा, तो 30 वर्ष की। और 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी, तो प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा समझ सके। जैन का मतलब क्या होता है, तो जैन जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, यहां ध्यान देने के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जैन जो शब्द है ये जिन शब्द से निकला है और महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग हुआ है। महावीर एवं बुद्ध ने माना था कि घर त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ संगठन बनाया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है कि कहां से मिलते हैं, तो विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। हो सकता है फिर से ये प्रश्न रिपीट हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। विनय पिटक ग्रंथ ध्यान रखिएगा। विनय पिटक से ही हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। अच्छा, संघ में जो रहने वाले भिक्षुक थे उनके लिए क्या है, तो संघ में रहने वाले भिक्षुकों को दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकय और दास शामिल थे। संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। कई शरण स्थल बनाए गए थे जिन्हें क्या कहा गया, तो जिन्हें विहार कहा गया। शरण स्थलों को क्या कहा गया, विहार। विहार है, बिहार नहीं है, विहार। ये देखिए, ठीक है। तो विहार क्या है, भिक्षुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपदेश देते हुए घूमना। वर्षा आदि के समय प्राकृतिक गुफाओं या अनुयायियों द्वारा बनाए गए उद्यानों में रुकना। शरण स्थलों को हम विहार कहा गया। लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में इनका निर्माण ईंटों द्वारा किया जाने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद करके भी बनाए गए थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि मतलब भूमि जो होती थी, जो दान में मिलती थी, वहीं पे जो है विहारों का निर्माण कराया जाता था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उस समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। अब यहाँ पे देखिएगा आश्रम व्यवस्था क्या है, आश्रम का मतलब जीवन का चरण। इसमें आ जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या आएगा, सादा जीवन व्यतीत करना। ठीक है, इसमें क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेदों के अध्ययन के समय सादा जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, 4 आश्रमों की स्थापना भी की गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। ठीक है, जरथुस्त्र ये कौन है, तो ये एक पैगामी, ये एक ईरानी पैगंबर थे। नाम इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुस्त्र इनका नाम लिखा गया है। ठीक है, उनकी भिक्षाओं का संकलन अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। किसमें, अवेस्ता ग्रंथ में इनकी भिक्षाओं का वर्णन मिलता है। रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें मतलब ये जो अवेस्ता ग्रंथ है इसकी भाषा और इसमें वर्णित रीति रिवाज ये किससे मिलते हैं, ये वेदों की भाषा से मिलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। कुछ
ज़रथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र में तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले। जैन धर्मों का लेखन कब? तो 1500 वर्ष पूर्व। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध, इनका वर्णन कब का है? तो 2500 वर्ष पहले का है। जैन ग्रंथों का लेखन कब का है? तो 15 वर्ष पहले का है। चैप्टर नंबर 8 है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग दिया। जिन शेरों के चित्र हम रुपयों पर देखते हैं उन्हें पत्थरों को काट करके बनाया गया और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य कौटिल्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की किताब से मिलते। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाणक्य के विचार कहां से मिलते हैं? तो कहा जा रहा है कि चाणक्य कौटिल्य के कई विचार कहां से मिलते हैं? चाणक्य को ही हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं और इनके जो विचार हैं वो अर्थशास्त्र नामक किताब से मिलते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगरों में प्रमुख थी। ठीक है, और कहा जा रहा है कि तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए, इसमें यह बात कही जा रही है कि उज्जैन जो है, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अगला देखिएगा, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कर इकट्ठा करने के उद्देश्य से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों ने शासन किया जाता था। अक्षर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है कि सोने और कीमती पत्थरों के लिए क्या? तो भारत यानी दक्षिण भारत, और उत्तर पश्चिम ये किस लिए फेमस था? तो ये कंबल के लिए, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं। जहां कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे उसे हम क्या कहते थे? नजराना। नजराना क्या है? एक तरह का कर है जो लोग अपनी इच्छा से कीमती पत्थरों व पदार्थों आदि के रूप में देते थे, ये अपनी स्वेच्छा से। तो प्रश्न पूछा जाता है कि स्वेच्छा से कर कौन सा दिया जाता था, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको नजराना कहते हैं। ठीक है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज कौन था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। किसका? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब अगर हम बात करें अशोक की, ठीक है, अशोक की अगर हम बात करें तो ये मौर्यों का सबसे प्रसिद्ध शासक। अभिलेख लिखवाने की प्रथा अशोक के द्वारा ही शुरू की गई। आइए देखते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक और सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाने से पहले खाना खास नौकर उस खाने को चखने हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। मतलब खाना जो दिया जाता था उसके पहले नौकर जो है वो चख करके लाता था और लगातार जो है वो 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। राजा के बारे में बात कही जा रही है यहाँ पे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा,
आगे इसमें कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल खूबसूरत नगर है। पाटलिपुत्र के बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। पाटलिपुत्र क्या है? एक विशाल खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और कितने 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसमें पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। जंगल में रहने वाले काफ़ी हद तक लोग, मतलब जंगल में जो लोग रहते थे वे काफ़ी हद तक स्वतंत्र रहते थे। अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक कर ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में, तो अशोक के अभिलेख जो हैं प्राकृत भाषा में, और लिपि अगर आपसे पूछे तो देवनागरी लिपि। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ लेता है ऐसे। 2 ऑप्शन आपको नीचे दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है भाषा कौन सी? प्राकृत। लिपि कौन सी? देवनागरी। राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग को जीता। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, मतलब धम्म का मतलब धर्म। बिहार के रामपुरवा में एक मौर्यकालीन स्तंभ के हिस्से की प्राप्ति हुई है जिसे अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब आपसे पूछ सकता है, राज्यों के नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा किस राज्य से संबंधित है जहां पर मौर्यकालीन स्तंभ के हिस्से की प्राप्ति हुई है जिसे अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो ध्यान रखना है बिहार के रामपुरवा में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था। उसने निर्णय लिया कि वह युद्ध नहीं करेगा। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे बात कही जा रही है ब्राह्मी लिपि की। तो ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन सम्राट की दीवारों का निर्माण किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा, क्या उद्देश्य था? इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। बनी कैसे है? तो पत्थर ईंट से बनी है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले हुई और दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। रेशम के मार्ग कुषाणों, चीनी, ईरान रोमन शासकों का नियंत्रण था। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। आगे देखते हैं पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश शासन स्थापित हुआ। अब इतिहास से भाई डेट तो आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि डेट याद नहीं होती, तो कुछ 2-2 3-3 करके आप याद करिए। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्य के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो आपसे पूछ सकता है कब हुई? लगभग 1500 साल पहले। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, ये क्या कह रहा है?
उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कहा जा रहा है उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले शुरू हुआ। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन दास कैडेशियार और अदिमई कहलाते थे। यहां पे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। कैसे प्रश्न पूछेगा कि बड़े भूस्वामी किसको कहा गया? वेल्ला। बड़े भूस्वामियों को क्या कहा गया? वेल्ला। उड़वार किसको कहा गया? साधारण हलवाहों को। याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा गया? जो भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको दास कहा गया। दास, कैडेशियार और अदिमई इनको कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम का क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता। ग्राम भोजक किसको कहा गया? गांव का प्रधान। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है ये। और ये पद आनुवांशिक होता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास ज्यादा जमीन है। प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। गृहपति किसको कहते थे? जो ग्राम भोजकों के अलावा जो स्वतंत्र कृषक होते थे उनको गृहपति कहा गया। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। जिनके पास जमीन नहीं होती थी, उन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, मजदूरी करके कह सकते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य किसे कहते हैं? तमिल की प्राचीनतम रचनाएं, जिनकी रचना 2300 साल पहले या लगभग 3000 साल पहले हुई। मदुरै के कवि सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था, इसीलिए इनको क्या कहा गया? क्या कहा गया बताइए? संगम साहित्य कहा गया। आगे बढ़ते हैं। जातक कहानियों को साधारणतः बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। अगला पॉइंट देखिएगा, जातक क्या है? तो आम जनता में प्रचलित कहानियां हैं, जिनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं में किया। वलयकूप क्या है? तो लोगों के घरों में क्या होता है? गुसल खाने, नहाने के लिए नहीं होता है, जिसको गुसल खाने कहा जाता था। ठीक है, तो वलयकूप का निर्माण किया गया। अगला है, यहाँ पे कुछ नए नए शब्द आप देख रहे होंगे। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले शब्दों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। बेरीगांजा में जड़ी बूटियां, हाथी के दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात होता था। हिमालय की जड़ी, शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुरखराज, कपड़े आदि चांदी के सिक्कों का आयात होता था। सबसे पुराने आहत के सिक्के कहलाते हैं, जिनका प्रचलन पूरे 500 साल हुआ, या जो प्रचलन में पूरे 500 साल चले। कौन से सिक्के? आगत के सिक्के। प्रश्न पूछ सकता है कौन से सिक्के 500 साल चलन में रहे? तो आगत के सिक्के, आहत सिक्के, आहत के सिक्के। हम आगत बोल रहे थे शायद, आहत के सिक्के। ठीक है, ये सबसे पुराने। आगे बढ़ते हैं। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये चांदी और सोने के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती थीं। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। ठीक है, यहां पे बेहतरीन मूर्तियां बनती थी, धार्मिक केंद्र था। बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है यहाँ पे। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उत्तरी काले चमकीले पात्र कैसे होते हैं? तो प्रायः काले रंग के होते हैं। इनमें खास चमक होती है। ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै कपड़ों के उत्पादन के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाते थे। यहाँ पे संघ है, संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। सूत काटने और बुनके के नियम का उल्लेख अर्थशास्त्र के 8वें अध्याय में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है
किसके बारे में बात कही जा रही? अरिकामेडु, जो कि है पंडुचेरी, उसके बारे में बात कही जा रही। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था जहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो, पहले गोदाम रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफोरा पात्र क्या है? तो जिनमें शराब या तेल तरल पदार्थों को रखा जाता होगा, ऐसे अवशेष मिले हैं जिनको हम एफोरा पात्र कहा गया है। यहीं पर एरेटाइन जैसे मुहर लगे चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के बर्तन पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्यों कहा गया है? अरिकामेडु पत्तन में सेमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एक्वाडक्ट, बड़े बड़े जलवाही सेतु यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इनका विकास तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इनके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से ऑगस्टस ने लगभग 2000 साल पहले शासन किया। ऑगस्टन ने कहा कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैं संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टन ने बड़े बड़े मंदिर तथा महल भी बनवाए, रंगमंडल बनवाया जिसके चारों ओर दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। तमिल में बड़े भूस्वामी को वेल्लला कहते थे। अभी पहले भी ऊपर बताया है, ये बता चुके आपको। ठीक है, अधिकांश गृहपति स्वतंत्र कृषक भूमिस्वामी होते थे। ये हो चुका है, रिपीट हो रहा है, रुकिएगा। चैप्टर नंबर 10 देखिएगा, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता। प्रश्न पूछ सकता है काला सोना किसे कहा गया? काली मिर्च को। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा थी। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे सिक्के मिले हैं, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों में रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयोजन के बारे में कविता में बताया गया है। देखिएगा, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयतों के बारे में कविता में बताया गया है। पूर्वी सागर के मूंगे, दक्षिणी सागर के मोती, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियों का वर्णन किया गया। नाविक या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। कहने का मतलब ये है, नाविक कहें या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। यह कहा जा रहा है नाविक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। सबसे उपजाऊ कौन सा है? प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे उपजाऊ यहां पे कौन सा है? कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर के अगले पॉइंट के लिए। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। ये क्या है? ये एक तमिल शब्द है। अब मुवेदार आप पहली बार सुन रहे होंगे ना, तो मुवेदार क्या है? तमिल शब्द है मुवेंदार। इसका मतलब होता है तीन मुखिया। तीन मुखिया कौन कौन से? चोल, चेर और पांडे। ठीक है, 2300 साल पहले तीनों ने ही दक्षिण भारत में काफी क्या है, शक्तिशाली मानेंगे, ये बात कही जा रही है। ठीक है, तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए तो ये प्रश्न पूछा गया है कि मुवेदार क्या है। मुवेदार का मतलब यहाँ पे क्या है? ये एक तमिल शब्द है, इसका मतलब होता है तीन मुखिया। इन तीन मुखिया को 6 केंद्र में सत्ता थे। 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई से इनका संबंध था। ये मुखिया कर नहीं लेते थे, कर के बजाय क्या करते थे? उपहारों की मांग करते थे। ठीक है, अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा की कविताओं में लिखी है, मतलब कुछ कविताएं लिखी उनकी प्रशंसा में, जो उन्हें कीमती जवाहरात,
सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। प्रश्न पूछा गया कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सबसे पुराना नहीं, सबसे प्रमुख राजा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। श्री सातकर्णी के बारे में हमें उनकी मां गौतमी बंसरी के एक अभिलेख से ये बात पता चलती है। अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार कहां हुआ, सबसे पहले चीन में हुआ। कब हुआ, 7000 वर्ष पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रेशम एक कीड़े से प्राप्त होता है, आप जानते ही होंगे, इससे कपड़ा बनाया जाता है। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा, ठीक है, छिपाए रखा दुनिया से, किसी को बताया ही नहीं। जिन रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिस रास्ते से ये लोग रेशम लेकर के जाते थे। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहां से रेशम के बारे में जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का फैशन बन गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का ही हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्थरों तक जाती थी। जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन था, कुषाण। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, याद रहेगा आपको, लिख लीजिएगा। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई विचारधारा का विकास हुआ। इसकी मुख्य विशेषता थी कि ये मूर्तियों में विश्वास करने लगे। पहले पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा जाता था, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी, ठीक है। पहले क्या है, पीपल के पेड़, फिर क्या है, प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आया। बोधिसत्व क्या है, देखिएगा, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांतवास को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, इसकी जगह वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमा स्थित है, बुद्ध होगा ये, ठीक है। कार्ले की गुफा कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है कि कार्ले की गुफा कहाँ है। ये आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है। कार्ले की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था। भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध है। नाम ध्यान रखिएगा, नाम क्या है, फाशियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। फिर क्या है, नाम एक और है, श्वेन चांग।
xuanzang ये जो है 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद कौन आया? इत्सिंग आया। फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए यात्रा बंगाल से शुरू की। 2 दिन के बाद उसका नाव समुद्री तूफान में फंस गया। फाशियन ने अपने सामान को फेंक दिया, अपनी पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका। 13 दिन के बाद आंधी रुकी जो तूफान आया था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज्यादा समय लग गया। वहां 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। xuanzang भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, ध्यान रखिएगा। उसने सोने चांदी और चंदन की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन सब को xuanzang ने 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु पार करते समय उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। xuanzang तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। यहाँ पर नए आगंतुकों से पहले द्वार पार ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। यहाँ से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, भक्ति जो है भद शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू शब्द कहां से निकला है? तो ये निकला है इंडस से। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में एक ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। उस समय रोमन राज्य का हिस्सा था। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन शासक को कहा जाता है। मुरेनदार चोल, चेर और पांड्य को कहा जाता है। और देखिएगा, जो xuanzang यात्री था ये कहाँ का था? ये चीन का यात्री था। रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, जो आपने ऊपर पढ़ा है उसी का एक डेटा यहाँ पे लिखा गया। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर के लिए। चैप्टर नंबर 11 है नए साम्राज्य और राज्य। समुद्रगुप्त के बारे में उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत में लिखी कविता से पता चलता है। यह कविता एक अभिलेख के रूप में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर उसकी खुदाई की गई थी। यह एक विदेश किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है प्रशंसा। वीणा बजाते हुए राजा समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। आर्यावर्त के 9 शासकों को हराकर समुद्रगुप्त ने उनका क्षेत्र जीता था। प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम और वर्तमान नाम। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र पटना ये गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। समुद्रगुप्त के दरबार में कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। गुप्त वंश के शासकों के बारे में हमें अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। अब प्रश्न पूछ सकता है कैसे पता चलता है गुप्त वंश के शासकों? तो अभिलेख और सिक्कों के माध्यम से। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि कौन थे? तो कवि बाणभट्ट। उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि हर्षचरित किसकी रचना है? चीनी तीर्थयात्री xuanzang काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बने। हर्ष का बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। हर्ष ने जब नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की
तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि चालुक्यों का राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र थे। ऐहोल धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा, आपने ऊपर पढ़ा है। तो यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय, उनके दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पल्लवों और चालुक्यों की आपसी लड़ाई के कारण ये कमजोर हो गए। अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती? गांव होती। ये शायद 19 में ही प्रश्न पूछा गया है कि प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती। तो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए, बट इससे बाहर नहीं प्रश्न पूछा जाएगा। हरिशेन अपने पिता की तरह दंडनायक अर्थात मुख्य अधिकारी थे। हरिशेन जो है अपने पिता की तरह कहा दंडनायक थे अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे, मतलब न्याय करने का अधिकार इनको था। व्यापारियों के काफिले का नेता प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। सेना नायकों को नियमित वेतन न देकर उनके बदले में उसे भूमि प्रदान की जाती थी। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। तो सभा क्या है? एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जो भी लोग सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस का फॉर्म मतलब सब्जेक्ट को चूज किए हैं, वो ये सारी वीडियोस को जरूर देखें। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। मरुभूमि सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। अरब में रहने वाले बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। चैप्टर नंबर 12 ये लास्ट चैप्टर होगा मेरे ख्याल से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो कुतुब मीनार की है। कुतुब मीनार की अगर हम बात करें, ऊंचाई आपसे पूछ ले तो 7.2 मीटर, वजन पूछ ले तो 3 टन से ज्यादा। इसका निर्माण गुप्त शासक चंद्र नामक राजा ने किया। किसने किया? चंद्र नामक राजा ने। किस वंश से संबंधित थे? तो ये गुप्त वंश से संबंधित थे। आश्चर्य की बात यह है कि 1500 साल पूर्व निर्मित इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। ये आश्चर्य की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। हालांकि ये स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे, बड़े या छोटे। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे क्या कहते थे? प्रदक्षिणा कहते थे। क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पथ। तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है,
इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे क्या कहते थे, यह भी पूछा गया है। इसे क्या कहते थे, वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था, गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। ऐहोल का दुर्गा मंदिर यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। उड़ीसा का एक जैन मंदिर है। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारतों को बनाया गया है। अजंता की गुफाओं की अगर हम बात करें तो अजंता की गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के रंग 1500 साल के बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे, लेकिन इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। उनको कोई पता नहीं कि किसने बनाया था। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया प्रश्न है, ये 2 बार पूछा गया है, तो इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, क्या नाम है? शिलप्पदिकारम। शिलप्पदिकारम, इसकी रचना किसने की? तमिल महाकाव्य, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। 1800 साल पहले इसकी रचना की गई। रचनाकार का नाम क्या है? इलांगो। ठीक है क्या इसमें? तो इसमें जो है कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। ठीक है, इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। यहां पे कोवलन नाम होगा कि कैसे कोवलन को प्राणदंड मिलने पर उनकी पत्नी ने मदुरै का विनाश कर दिया था। ठीक है, इनकी प्रेमिका का नाम था माधवी। माधवी की बेटी की कहानी है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया है। इनमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। कालिदास संस्कृत में लिखा करते थे। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन पुराण, अर्थात पुराणों में विष्णु, दुर्गा, पार्वती के जैसी कहानियां होती हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थे, वे भी इन्हें सुन सकते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। रामचरितमानस पूछे तब आप तुलसीदास लगाइएगा, रामायण पूछेगा तो वाल्मीकि। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों के रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। मध्य भारत में बरहूत के एक स्तूप के जिले एक पत्थर पर उकेरे गए। 1 घंटे का ये वीडियो है, गला सूखने लगा हमारा रिकॉर्ड करते करते, और आप लोग न लाइक करते हो न शेयर करते हो। आगे बढ़ते हैं। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की होती। पूछा गया प्रश्न है। शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किसने किया? तो भारत के गणितज्ञों के द्वारा किया गया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। कागज का आविष्कार किसने किया? तो काई लून नामक व्यक्ति ने किया। कब किया? 1900 साल पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, कागज का आविष्कार, लेकिन इसको इसने छिपा करके रखा था। कागज बनाने की तकनीकों को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। स्पूत का मतलब होता है टीला। शिखर का प्रयोग गर्भगृह के ऊपर लंबाई के निर्माण में किया जाता था। गर्भगृह का प्रयोग देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। अब आप लोग भाई पढ़िए, ठीक है।
पार्ट 1 का लिंक यहाँ पे बन करके आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।